आपको हम लगातार वहां से दिखा रहे हैं और अब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे गेस्ट योगेश गुप्ता, जो पूर्व राजदूत हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज हालात बहुत अलग बने हुए हैं। पश्चिम एशिया की हम बात कर रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध को 1 साल हो गया है। जिस वक्त ये युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त लगा था ज़्यादा लंबा ये युद्ध खिंचेगा नहीं, लेकिन क्या कारण आपको लगते हैं जो ये इतना लंबा खिंचता जा रहा है और लग रहा है ये और देशों तक अभी फैलेगा? भाई, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इजराइल को लगता है कि उसके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो जो ईरान है और जो ईरान की फॉरेन प्रॉक्सीज थी, जैसे हिजबुल्लाह था या हमास थे या और लोग थे, कि इनको वो जो है एक डिसाइसिव ब्लो जिसे कहते हैं कि एक घातक हमला इन पे करके इनकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल खत्म कर दे। तो पहले उसने गाजा में ये किया, अब वो लेबनान में ये कर रहा है। जो हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप है उसके शायद 250-300 लोग मारे जा चुके हैं और वो लेबनान पर कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा है। और इसके आगे जो है ऐसा लगता है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करने की बात ठान ली है, कि जिसमें कि ईरान के जो ऑयल वेल्स हैं, तेल के कुएं हैं, और ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है, उसके अलावा जो ईरान की टॉप लीडरशिप है, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब उन पे हमले होने की संभावना हो सकती है। हो सकते हैं अगले 1-2 रोज में या कुछ रोज में वो हमले करें। तो इसराइल को ऐसा लगता है कि सिचुएशन उसके पक्ष में है और वो इसका फायदा उठा के जो है वो इस ईरान की ताकत को पूरी तरह से कमजोर कर दे। अब अमेरिका का जो इलेक्शन होने वाला है राष्ट्रपति का, उसमें जो अगली राष्ट्रपति के आने की संभावना है, अगर वो कमला हैरिस जी आती हैं तो उनका रुख जो है वो इसराइल की तरफ उतना सॉफ्ट नहीं है जितना इस वक्त राष्ट्रपति बाइडेन का है या राष्ट्रपति ट्रंप का होगा। तो ये भी एक वो है कि भाई उससे पहले जो है अगले 1-2 महीने से पहले जो है जितना वो घातक हमला ईरान के ऊपर कर सकता है वो कर ले और सिचुएशन को टोटली अपने पक्ष में करे। योगेश जी, आपसे जानना चाहती हूँ, जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट, वो 9 अक्टूबर को अमेरिका जा रहे हैं, बहुत ही छोटे विजिट पर। वहाँ पर वहाँ के रक्षा मंत्री ने उनको आमंत्रण दिया है। तो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि दोनों के बीच बात होगी। जो ये लूप बन गया है कि एक हमला करता है, दूसरा जवाब देता है, फिर तीसरा हमला होता है, फिर चौथा हमला होता है, क्या इसको तोड़ने की इस छोटे से बैठक में, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका विजिट में नहीं हुआ, क्या इसकी कोशिश होगी? देखिए, डिफेंस मिनिस्टर की जो बैठक वहां पे होने जा रही है उसमें तो ज्यादा जो है वो ऑपरेशनल डिटेल्स और किस तरह से लड़ाई आगे बढ़ेगी, किस तरह से जो है क्या प्रायोरिटीज होंगी, ये सब बातें डिस्कस होंगी। मुझे नहीं लगता कि इस बैठक में कोई हमला रोकने वाली बात होने वाली है। आई थिंक उसके लिए तो फिर प्राइम मिनिस्टर या दूसरे लेवल पर बात करने की जरूरत होती है। और इस वक्त जैसे हालात है उसमें इसराइल लड़ाई रोकने की बात नहीं कर रहा है। इसराइल की तो प्रायोरिटी ये है कि किस तरह से ईरान की ताकत को खत्म किया जाए। हाँ, लेकिन हमला भी तो, जवाबी हमला भी तो नहीं कर रहा ना इजराइल। इंतजार कर रहा है कि अमेरिका क्या कहता है। इस वक्त देखिए हालात ये है कि ईरान भी जो है तैयार है। ईरान को रूस की तरफ से मदद मिल रही है। रूस ने जो है अपनी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को सप्लाई किया है। इस्कंदर मिसाइल्स वगैरह भेजी है और चीज़ें भी रूस दे रहा है। तो ईरान भी जो है अपने हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब लड़ाई में तो आमतौर से यही होता है कि दोनों साइड को लगता है, खास तौर से इसराइल को लगता है कि भाई सिचुएशन उसके पक्ष में है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है उन्होंने ईरान को घेर रखा है चारों तरफ से। तो ईरान इसराइल को ये लगता है कि सिचुएशन उसके पक्ष में है और वो उसका नतीजा जो है उसके पक्ष में आ जाएगा। योगेश जी, इसमें एक बड़ी बात एक ये भी निकल करके आती है, एक जो सवाल लोगों के अंदर है और उसकी संभावनाएं भी बहुत प्रबल हो रही हैं कि युद्ध भले ही इजराइल के लड़ाके लड़ रहे हो, लेकिन जो लड़वाने वाला जो मास्टरमाइंड है, क्या वो ये माना जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि अमेरिका मेन प्लेयर है जो मिडल ईस्ट को शुरुआत से ही कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इजराइल उसका सबसे प्रमुख सिपाही है उसमें? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये युद्ध भी जो है ये अमेरिका ज्यादा लड़ रहा है। ये तो इसराइल तो सिर्फ सिंबॉलिक है। देखिए जिस तरह की हमले हुए हैं लेबनान के ऊपर,
या जिस तरह के हमले जो है ईरान के ऊपर करने की कोशिश की जा रही है, उसकी कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी इसराइल के पास नहीं है। इसराइल तो बहुत छोटा मुल्क है, इसराइल के पास उतनी उस तरह के लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स या उस तरह के फाइटर्स, उस तरह के फाइटर्स जो कि एक जिसे कहते हैं वो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स गिरा सकें, जो कि बिल्कुल वर्टिकली जो है धरती में चले जाए, जिससे जाके कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को हानि कर सके, वो नहीं है। तो ये लड़ाई तो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका सब चला रहा है, इसराइल का तो सिंबॉलिक रोल है। ठीक बात है, लेकिन कादम्बिनी मैम इसमें एक बात ये भी हमको समझनी होगी कि किस तरीके से मिडल ईस्ट में जब क्राइसिस रहता है, जब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, तो वो दुनिया को किस तरह से इफेक्ट करता है और दुनिया के वो कौन से देश हैं, अगर आप भी थोड़ा समझा पाए मैम कि वो कौन से देश हैं, कौन सी ऐसी बड़ी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कहीं ना कहीं बना रहे, ताकि इनडायरेक्टली सही दुनिया में उनकी पावर, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे किसी भी अन्य तरीके से हो, वो मजबूती पाए। यहाँ पर दो चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगी राहुल। मुझे याद है कि 2023 अक्टूबर, शायद 1 या 2 अक्टूबर को, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अमेरिका के जेक सलिवन, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा था कि करीब 1 दशक से इस क्षेत्र में, मिडल ईस्ट में शांति है और अंडरलाइंग जो फैक्टर्स हैं अब उनको इसराइल गाजा के बीच वो एड्रेस करना चाहिए। 1 दशक का शांति उन्होंने बताया था, उसके महज 2-4 दिन बाद जो हमास का हमला है वो हो गया था। दूसरा बयान मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगी, जो यहाँ पर विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने परसों ये कहा कि युद्ध कहीं भी होता है, आज की स्थिति ये है कि हर देश के ऊपर असर पड़ता है। तो ये कहना आज की तारीख में कि कोई देश चाहेगा कि युद्ध चलता रहे, ये थोड़ा सा शायद ज़्यादा हो, क्योंकि अब जो दुनिया है वो अलग तरह से लड़ना चाहती है। वो तकनीक के भरोसे लड़ना चाहती है, वो इकोनॉमी के ज़रिए लड़ना चाहती है, और बाकी सभी चीज़ें जो है वो पेरिफेरल हैं, वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल में है। ये जो सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है वो यहाँ पर न सिर्फ इजराइल में दिख रहा है, एक्सपोर्ट्स में उसके डाउन है, इंपोर्ट्स पे असर पड़ा है, ये भारत पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिका जो है वो कोविड के वक्त से ही सप्लाई चेन को देख रहा है कि क्या हो रहा है, अपने यहाँ वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ वैसे आपने सही कही है कि जो एक आर्म्स सेल होता है वो लगातार हो रहा है, लेकिन उसको लेकर अब कई जगहों पर विरोध भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। और अमेरिका इस वक्त थोड़े से बाइंड में है, क्योंकि उसके यहाँ 5 तारीख को चुनाव होना है। वहाँ भी लोग चाहते हैं कि अब बस बंद हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, टैक्स पेयर्स मनी भी जा रहा है, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे इसराइल हो। योगेश जी, मेरा सवाल यह है कि 1 साल हो गया इस युद्ध को, बीच में ऐसा वक्त भी आया 6 दिन का जब सीज फायर लगाया गया, और कहा जाता है कतर के कहने पर, क्या इस वक्त कोई भी देश इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि वो इस युद्ध को अफेक्ट कर सके, रोक सके? सबसे मजबूत देश तो देखिए अमेरिका ही है, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं बाइडेन साहब, उनकी बात जो है वो नेतन्याहू नहीं सुनते हैं। और बाइडेन साहब जो है वो उनको अपनी मजबूरी में आके डोमेस्टिक प्रेशर्स की वजह से इसराइल को सपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर अमेरिका जो है ये युद्ध में साथ दे रहा है, युद्ध को चला रहा है, तो बताइए फिर और कौन सा देश है जिसके कहने से ये युद्ध को रोका जा सकता है? योगेश जी, यहाँ पर 1 साल हो रहा है, आज एग्जैक्टली 1 साल हो रहा है हमास ने जो हमला किया था इसराइल पर। 8 तारीख को मैं वहाँ इजराइल में थी, अश्कलोन में थी, और हमें लगा था कि ये कुछ वक्त में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। 1 साल होने के बाद स्थिति ये है कि कोई भी एंड गेम नज़र नहीं आ रहा है। ये एंड गेम क्या हो सकता है, क्योंकि अब सब ये कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं, डी एस्केलेशन नहीं होगा, या फिर ये फलां देश कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका की बात आपने कहा कि नेतन्याहू नहीं सुन रहे हैं, फिर आखिर इसका एंड गेम क्या है? इसका एंड गेम अभी कहना बहुत मुश्किल है। पहले तो देखिए इजराइल का टारगेट था हमास, गाजा स्ट्रिप, फिर उसके बाद वो टारगेट बदल गया कि लेबनान हो गया, हिजबुल्लाह हो गया। अब हिजबुल्लाह के बाद जो है ईरान का टारगेट, इजराइल का टारगेट हो गया ईरान। तो टारगेट्स में तो बदलते जा रहे हैं ना। तो अब वो चाहता है कि ईरान की शक्ति को जो है ख़त्म किया जाए, तो टारगेट्स बदलते जा रहे हैं। ईरान जो है बहुत बड़ा देश है, 80-85 मिलियन लोगों का देश है, और ईरान की अपनी ताकत काफ़ी है। तो ईरान की शक्ति को ख़त्म करना ये कोई 1 या 2, 4, 5 रोज़ की बात नहीं है, इसमें तो बहुत वक्त लग सकता है। लेकिन ये बात जो है वो नेतन्याहू साहब को या प्रेसिडेंट बाइडेन को समझ में नहीं आ रही है
और वो जो है इस वक्त इसी में फिराक में है कि किस तरह से ईरान की ताकत को कमजोर किया जाए। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पर एक जो शायद और चिंता बढ़ा रहा होगा अमेरिका का भी, इजराइल का भी, कि कहीं ना कहीं रूस और चीन भले ही वो कह रहे हैं कि डी एस्केलेशन होना चाहिए 1 साल बाद, क्योंकि कोलैटरल डैमेज बहुत ज़्यादा है, मासूम लोग बहुत मारे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ईरान के साथ खड़े नज़र आते हैं। रूस तो ईरान के साथ जरूर खड़ा है। चीन तो जो है सिर्फ दूर दूर से स्टेटमेंट्स दे रहा है, लेकिन चीन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करेगा अपने आप को। चीन कभी इस तरह से दूसरे मुल्कों के साथ अनलेस की उसकी बिल्कुल नेबरहुड में युद्ध हो, वो डायरेक्टली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता। लेकिन रूस जो है, रूस के लिए तो ईरान, सीरिया वगैरह उसके बहुत मजबूत, बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं। तो रूस तो पूरी कोशिश करेगा कि इन मुल्कों को सपोर्ट करने की। तो रूस तो सर्टनली खड़ा है ईरान के साथ। तो कादम्बिनी जी, आपने तो तमाम ये हालात अपनी नज़रों से देखे हैं वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में। जब बिल्डिंग्स को तबाह किया जाता है, उसके नीचे मलबे में कई शव दबे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शवों की बरामदगी तक नहीं होती है। तो संकट और भी है यहाँ पर। वहाँ पर बीमारियाँ फैलने का खतरा होता है, और कुछ बम जो फटते नहीं हैं, बिल्डिंग्स के नीचे दबे होते हैं। मलबा निपटारा करने में भी वहाँ पर खतरा रहता है। बिल्कुल, आमतौर पर जब युद्ध होते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। खासकर अगर आप गाज़ा में देखें, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है। वहाँ पर पूरी की पूरी इमारतें जो हैं वो एयर स्ट्राइक्स में धराशायी हो गई हैं। वहाँ से निकालने में शवों को दिक्कत आई है। हॉस्पिटल्स जो हैं वो ओवरफ्लो करते हमको दिखे थे। दूसरी तरफ अगर आप लेबनान में देखें, वहाँ पर एक अलग किस्म की समस्या है। वहाँ पर हिजबुल्लाह के कमांडर्स जो ये आप बाकी टॉप लीडरशिप है उसको निशाना बना के, जिस तरह से योगेश जी भी बता रहे थे कि बंकर बस्टर बॉम्ब जो होते हैं, काफ़ी 5000 पाउंड के ये बॉम्ब होते हैं, उनको जो मारा जा रहा है। तो पिछली बार जो मारा गया उसमें जो सैफुद्दीन, जो कि नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी जिनको बताया जा रहा था कि हो सकते थे, उनको निशाना बनाकर मारा गया। वहाँ पर जब रेस्क्यूअर्स पहुँचे तो उसके बाद फिर से बमबारी की गई। तो एक वो अलग तरह की समस्या है। तो युद्ध क्षेत्र में अनिश्चितता इतनी ज़्यादा होती है कि आपको पता नहीं होता है कि क्या होंगे। बाकी जगहों से अगर आप कंपेयर करें तो इजराइल में स्थिति अलग है। वहाँ पर क्योंकि अलार्म सिस्टम ज़्यादा ऑपरेट करता है, आयरन डोम है, बाकी दो रक्षा के उनके लेवल्स हैं, चाहे वो एरोज 2 और 3 हो या फिर डेविड स्लिंग हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा बेटर लगता है कि शायद पहले पता चल जाए। लेकिन कुल मिलाकर हालात जो हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब कहीं भी अंत नज़र नहीं आता है। लेकिन एक फैक्टर योगेश जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भारत लगातार शांति की बात कर रहा है। जहाँ तक रूस यूक्रेन का सवाल है, ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी बातचीत चल रही है और एक कंसेंसस की उम्मीद है। यहाँ पर वेस्ट एशिया में क्या उम्मीद कर सकते हैं? भारत किस तरह से इसमें योगदान कर सकता है? देखिए, भारत का योगदान तो इस तरह से ही है कि दोनों साइड्स के साथ जो है, अमेरिका, इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, और दोनों साइड के हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे कंट्रीज के, एक दूसरे साइड्स के मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। और हमारा तो शुरू से नज़रिया ये रहा है कि भाई इस तरह की समस्याएं जो है वो लड़ाई से नहीं सॉल्व हो सकती। तो एक जिसे कहते हैं कामिंग इन्फ्लुएंस, एक मीडिएटरी इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, वो भारत का है। लेकिन ये है कि ये शायद अभी वो स्टेज अभी नहीं पहुंचे हैं। अभी तो ये खास तौर से इजराइल और अमेरिका जो है वो इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से ईरान की ताकत को डिस्ट्रॉय किया जाए, ईरान की ताकत को कम किया जाए। तो जब तक ये इनका आउटलुक नहीं बदलेगा तब तक कोई भी शांति प्रस्ताव या शांति का समझौता होना मुश्किल है। तो हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेंगे हमारे गेस्ट, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे, चर्चा बरकरार रहेगी। तो इजराइल जंग लड़ रहा है और इधर ईरान भी अलर्ट मोड पर है। पहले तो ईरान ने तमाम उड़ानों को रद्द करने का अपना फैसला दिया था, लेकिन कुछ ही देर के बाद इन उड़ानों को रद्द करने की जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसे वापस ले लिया है। बड़ा फैसला ईरान का, अलर्ट मोड पर बना हुआ है। ईरान ने पहले अपनी तमाम उड़ानों को सोमवार सुबह तक रद्द कर दिया था, लेकिन अब इस अलर्ट के जारी किए जाने के कुछ ही घंटों में ये फैसला वापस ले लिया। बता दें 1 अक्टूबर को करीब 200 मिसाइलें ईरान ने इजराइल
इजराइल पर दागी थी। हमारे साथ सहयोगी कादम्बिनी शर्मा बनी हुई है। कादम्बिनी जी, ये जो फैसला ईरान ने वापस लिया वो भी कुछ ही घंटों में, क्या लगता है ऐसा क्यों? देखिए, आशंका ये रही होगी कि 7 अक्टूबर, क्योंकि 1 साल हो रहा है हमास के हमले का इजराइल के ऊपर, और उसके बाद इजराइल के जवाबी हमले का, और अब जो 7 फ्रंट खुल गए हैं, तो इसमें हो सकता है ये लगा हो ईरान को कि 7 को शायद हमले और ज़्यादा तेज़ होंगे और जवाबी हमला इसी तारीख को आएगा। तो पहले तो एयर स्पेस बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर खोल दिया गया। हो सकता है कि उनको ये लगा हो कि आज नहीं हो, या फिर कोई खुफिया जानकारी उनको मिली हो। आपको याद होगा कि जब हमला हुआ था ईरान की तरफ से, उस वक्त भी कुछ देर के लिए जो एयर स्पेस था ईरान का, वो बंद कर दिया गया था इस इलाके का जहां से हमले हो रहे थे। आपको याद होगा कि जब अप्रैल में ईरान ने कई सौ रॉकेट दागे थे इजराइल पर, उस वक्त भी उन्होंने एयर स्पेस क्लोज किया था। लेकिन क्या जानकारी उनको मिली कि पहले उन्होंने बंद कर दिया, उसके बाद फिर क्या जानकारी मिली कि उन्होंने एयर स्पेस खोल दिया, यह अभी साफ नहीं है। लेकिन आशंका लगातार बनी हुई है कि इजराइल जो है वो किसी भी वक्त जवाबी हमला कर सकता है। लेकिन ये भी समझना इस वक्त ज़रूरी है कि ये बार बार इजराइल कह रहा है कि अमेरिका के साथ वो कंसल्टेशन में ही कोई जवाबी कार्रवाई करेगा। वक्त उनका होगा, जगह उनकी होगी, किस तरह से वो जवाब देंगे ईरान के हमले का, वो भी वो तय करेंगे। लेकिन 9 तारीख को जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं वो अमेरिका के रक्षा मंत्री से वहां पर अमेरिका में मिलेंगे। शायद इसके बाद साफ होगा कि हमला किस प्रकार का होगा, और ये अंदाज़ा शायद ईरान को भी हो। हम इस बार के हमलों से पहले बहुत कम ऐसा हुआ जब ईरान ने बहुत क्लियरली आकर के सामने अप फ्रंट आकर के उसने ये कहा हो कि मैं भी इस युद्ध में हूं और मैं ये हमला मेरी तरफ से किया गया है। हालांकि आप बेहतर इसमें बता पाएंगे कि कब कब ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार तो ईरान ने जब ये 200 मिसाइलें ईरान की तरफ से फायर होती हैं कादम्बिनी मैम इजराइल की तरफ, तो ईरान ना सिर्फ उसको बताता है आकर के कि ये हमने हमला किया, एक्सेप्ट करता है, बल्कि सीधे तौर पर इस युद्ध में कूदता है। ईरान की स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली अगर देखें, इजराइल पर तो हमेशा बात होती है, इजराइल हमेशा एक की प्लेयर रहता है ये मिडिल ईस्ट का, लेकिन व्हाट अबाउट ईरान? ईरान किस तरीके से प्लान आउट कर रहा है अपनी चीज़ों को, क्योंकि डेवलप्ड मुल्क है, धीरे धीरे अच्छे विकास की ओर वो बढ़ रहा है, तमाम लोग उसमें रहते हैं, बड़ी संख्या, उसका भी एक भविष्य है। अपने भविष्य को सेंटर में रख के ईरान कैसे प्लान आउट कर रहा है? देखिए, ईरान का हमेशा से रहा, उसने कभी भी इजराइल को एक स्टेट नहीं माना है। जब से इजराइल बना है तब से उसको स्टेट नहीं माना है, और लगातार उसका एक ये रहा है कि वो अपने आप को क्षेत्र में सबसे बड़ा रहनुमा मुसलमानों का दिखाना चाहता है, सबसे बड़ी शक्ति वहाँ पर दिखना चाहता है, और ये दिखना चाहता है कि जिस तरह से इजराइल के स्टेट की क्रिएशन हुई हो, उसका सिर्फ वो एक विरोध कर रहा है, जो कि एक राइटफुल विरोध है। आपने अभी खमनई को सुना होगा, जो उन्होंने सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने जो संबोधित किया, तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो लड़ाई जारी रखेंगे, दुश्मन एक ही है, अमेरिका की तरफ उनका साफ इशारा है। परमाणु कार्यक्रम जो चोरी छुपे कर रहा था ईरान, उसके कारण उसके ऊपर कई सैंक्शंस कई साल से अमेरिका ने लगा रखे हैं, तो उसकी आर्थिक स्थिति चरमरा रही है। लेकिन यहाँ पर ये हमला उसके लिए शायद इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि पिछले वाले हमले के बाद वो लगातार बयान ज़रूर दे रहा था, लेकिन उसकी तरफ से कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही थी। तो उसे एक तो अपनी जो जनता है उसको आश्वस्त करना था, इजराइल को एक संदेश देना था कि बहुत कमजोर ना समझे। तीसरा, क्षेत्र में बाकी जो देश हैं, अरब देश हैं, उनको ये बताना था कि आप हमारे साथ आए, क्योंकि हम इस लड़ाई को आगे से नेतृत्व कर रहे हैं।